दोस्तों ये बात है दिसंबर सन 1997 की कि जब एक दिन तुर्की के एक छोटे से शहर में तुर्की के ही एक ऐसे नए और नौजवान नेता ने कि जो अभी धीरे धीरे ही तुर्की की राजनीति में उभरना शुरू हुआ था, कुछ लोगों की सभा में एक कविता यानी कि एक पोयम पढ़ी, जिस कविता का मतलब हिंदी में कुछ इस तरह से था कि ये जो मस्जिदें हैं ये दरअसल हमारी बैरक हैं, इनके जो गुंबद हैं वो दरअसल हमारे हेलमेट हैं, इनके मीनार हमारे भाले हैं और जो बिलीवर्स हैं यानी कि ईमान रखने वाले लोग हैं वो दरअसल हमारे सिपाही हैं। इस कविता का पढ़ना था कि मानो उस नए और नौजवान नेता की शामत आ गई। फौरन उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए गए, उसके खिलाफ नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया, मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में उसको कसूरवार माना गया और कसूरवार मानते हुए उसको न सिर्फ अगले कई महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया बल्कि उसके राजनीतिक करियर पर यानी राजनीति करने पर भी बैन लगा दिया गया। इवन वो मेयर का पद कि जो उसने कुछ दिन पहले ही बड़ी मेहनत के साथ जीता था, लोगों के फुल सपोर्ट से जीता था, वो मेयर का पद भी उससे छीन लिया गया। मगर दोस्तों अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई तुर्की तो एक ऐसा देश है कि जहां पर हमेशा से ही मुसलमानों की आबादी 90-95% से भी ज्यादा रही है, और अगर वो एक मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है तो मुसलमानों के हिसाब से तो इस पोएम में यानी इस कविता में कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि ये तो एक अच्छी पोएम कंसीडर की जानी चाहिए थी और इसको प्राउडली लेना चाहिए था। मगर दोस्तों याद रहे कि ये उस वक्त की बात है कि जब तुर्की आज के दौर की तरह नहीं हुआ करता था बल्कि आज के दौर से बिल्कुल उलट हुआ करता था। तुर्की आज की तरह सेकुलर तो था ही, मगर उस दौर में इतना ज़्यादा सेकुलर था, मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल का सेकुलरिज्म था वहाँ पर कि आज के दौर में उन देशों में भी इस लेवल का सेकुलरिज्म नहीं पाया जाता है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी काफ़ी कम है। आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी इसी बात से लगा सकते हैं कि ये तुर्की का वो दौर था कि जब हिजाब जैसी चीज़ों पर पाबंदी हुआ करती थी, दाढ़ी भी बमुश्किल रखने दी जाती थी, इसके अलावा तुर्की के अलावा बाकी ज़बानों पर भी रोक हुआ करती थी, मजहबी तालीम को लोगों से कोसों दूर रखने की कोशिश की जाती थी। इसके अलावा भी न जाने ऐसे कौन कौन से कायदे कानून और नियम थे कि जिनको एक वीडियो में मेंशन करना मुमकिन भी नहीं है। वक्त वक्त पर जिस इंसान ने भी, जिस लीडर ने भी या फिर जिस बड़े से बड़े नेता ने भी इन तमाम चीज़ों की मुखालिफत करने की कोशिश की या इन चीज़ों के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसको अंजाम भुगतना पड़ा। कुछ को तो अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ी, जबकि कुछ लोगों को तो आखिर में फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़ा। तुर्की के पिछले 40-50 साल के इतिहास को देखते हुए 1997 में भी लोगों को यही महसूस हो रहा था कि इस मुस्लिमवादी कविता पढ़ने वाले नेता के साथ भी वही सब कुछ होगा कि जो पहले तुर्की के दूसरे नेताओं के साथ होता आया है, यानी इस इंसान का बड़ा राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म तो हो ही गया है, साथ ही साथ अभी अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा या तो जेल में गुजारेगा या फिर गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेगा। मगर दोस्तों किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस बार सब कुछ उल्टा होने वाला है, क्योंकि जिस इंसान को जेल में डालकर बैन किया जा रहा है और जिस इंसान को तुर्की के दूसरे बहुत सारे नेताओं की तरह इतिहास में कहीं गुम करने की कोशिश की जा रही है, वो नेता न सिर्फ कुछ वक्त के बाद ही वापस आएगा बल्कि वापस आकर तुर्की की तस्वीर को और तुर्की के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वो इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा कि जितना ताकतवर बनना तुर्की के इतिहास में हर नेता का सिर्फ ख्वाब ही रह गया था, और इतना ज़्यादा मशहूर भी हो जाएगा कि उसकी शोहरत की वजह से फिर उसको धीरे धीरे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बनता जाएगा। और फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जब ये कहना पड़ेगा कि इस नेता को तो इसकी ज़िंदगी में हराया ही नहीं जा सकता है। हाँ दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि 1997 में एक कविता की वजह से जिस नेता को जेल कोठरी में डाला गया था और जिसके ऊपर बैन लगाकर उसके राजनीतिक करियर को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, वो नौजवान और नया नेता कोई और नहीं था बल्कि वही अर्दोगान था कि जिसको आज के दौर में पूरी दुनिया रजब तैयब अर्दोगान के नाम से जानती है और जिसने सन 2023 में लगातार तीसरी बार तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। और चुनाव जीतने के साथ ही वो विपक्षी यानी कि रजब तैयब अर्दोगान के वो मुखालिफ लोग कि जो ये सोच रहे थे कि शायद अब यानी कि 2023 में अर्दोगान को हराना मुमकिन है, उनको ये संदेश भी दे दिया है मुझको हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तुम लोग तुर्की की राजनीति में जीत तो सकते हो मगर उस वक्त ही जीत सकते हो कि जब तुम्हारी दूसरी तरफ यानी कि तुम्हारे मुखालिफ में मैं खड़ा हुआ ना हो। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि 2023 के इस इलेक्शन को जीतने के बाद रजब तैयब अर्दोगान ने लगभग 3,20,000 लोगों की एक बड़ी भीड़ में खड़े होकर लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ तुर्की के आम लोगों का शुक्रिया अदा किया बल्कि साथ ही ये भी कहा कि ये जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश यानी कि तुर्की की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये डेमोक्रेसी की जीत है और अब हम लोग इलेक्शन में होने वाले सारे मतभेद और सारे जितने भी मुद्दे थे उन सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ मिलकर देश के लिए काम करेंगे।
मगर दोस्तों इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर अब सवाल यही है कि आखिर रजब तैयब अर्दोगान इतने ज़्यादा ताकतवर और इतने ज़्यादा मशहूर हुए कैसे। आखिर क्या वजह है कि पिछले 20 से 25 साल के तुर्की के इतिहास में कोई भी बड़े से बड़ा नेता उनको हराना तो दूर बल्कि टक्कर भी नहीं दे पाता है। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि सन 2002 और 3 के जिस दौर में रजब तैयब अर्दोगान तुर्की की गद्दी पर बैठे थे, उस दौर में तुर्की पूरी तरह से अलग हुआ करता था। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर हद से ज़्यादा ऊपर जा चुका था, इकोनॉमी का भी बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा भी वहाँ पर राजनीतिक उठक पटक होती रहती थी, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं थी कि जो पूरी ताकत के साथ अपनी गवर्नमेंट बना पाती, जिसकी वजह से राजनीतिक हालात भी बहुत बुरे बने रहते थे। बची कुची कसर वहाँ की आर्मी भी पूरी कर देती थी, क्योंकि वहाँ की आर्मी के पास इतनी ताकत थी कि वो जब चाहती जिस गवर्नमेंट के खिलाफ चाहती तख्ता पलट कर देती, और इसी वजह से वो वक्त वक्त पर इतिहास में तख्ता पलट करती भी रहती थी। वहाँ की आर्मी ने इतिहास में कई बार तख्ता पलट करके कई लीडर्स को जेल में डाला तो कई को फांसी के फंदे पर भी पहुँचाया। यानी दोस्तों उस दौर के तुर्की की तुलना आज के दौर के पाकिस्तान से कुछ कुछ की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आज के दौर में बिल्कुल ऐसे ही हालात हैं। मगर जब रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की की गद्दी को संभाला तो हालात पूरी तरह से बदलते चले गए। इकोनॉमी के मामले में तुर्की ने इतनी ज्यादा तरक्की की कि जिसका ख्वाब शायद तुर्की में रहने वाले लोगों ने कभी देखा भी नहीं था। इसके अलावा भी लगभग हर फील्ड में ही वक्त के साथ तुर्की ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की के कद को बढ़ाना शुरू कर दिया था। देश के अंदर ही एक से एक एडवांस हथियार बनाना शुरू किए और लोगों के बीच ये नारा दिया कि अब हम लोग वेस्ट की बजाय खुद ही हथियार प्रोड्यूस करेंगे, यानी हर मामले में अब वेस्ट के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसके अलावा इनके दौर में बड़ी तेजी के साथ तुर्की की जो आर्मी है उसकी रैंक बढ़ी। इतना ही नहीं, फिर वक्त के साथ रजब तैयब अर्दोगान ने अपने आप को एज अ मुस्लिम लीडर भी पेश करना शुरू कर दिया। यानी हर मोर्चे पर रजब तैयब अर्दोगान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो दरअसल तुर्की के नेता नहीं हैं, बल्कि वो तो दुनिया भर में जितने भी मुसलमान रहते हैं उन सब के ही नेता हैं और उन सब के बारे में सोचते हैं और उन सब की फिक्र करते हैं। इतना सब कुछ तो ठीक था, मगर रजब तैयब अर्दोगान की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा यानी सबसे बड़ा एग्जाम सन 2016 में हुआ, जब उनको भी आखिर में उसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा कि जिस बड़ी मुसीबत के सामने तुर्की के लगभग पूरे ही इतिहास में हर बड़े से बड़े ताकतवर नेता ने घुटने टेक दिए थे, और वो बड़ी मुसीबत थी खुद तुर्की की फौज। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि तुर्की के इतिहास में भले ही किसी नेता ने कितनी भी शोहरत पाई हो और कितना भी ताकतवर बन गया हो, आखिर में वहाँ की फौज ने जब चाहा उसका तख्ता पलट करके उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। 2016 में तुर्की की फौज की तरफ से रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ भी यही कोशिश की गई। मगर हैरानी की बात यह है कि तुर्की के पिछले लगभग सभी नेताओं से उलट रजब तैयब अर्दोगान ने न सिर्फ इस बड़ी मुसीबत से मुकाबला किया, बल्कि वो इसको हराने में कामयाब भी हो गए। बाद में इस बगावत का इल्ज़ाम रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से अमेरिका के ऊपर लगाया गया कि अमेरिका ने ही रजब तैयब अर्दोगान के खिलाफ तख्ता पलट करवा कर रजब तैयब अर्दोगान को ख़त्म करने का प्लान बना रखा था। फिलहाल जब ये बड़ी तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई तो पिछली सारी मुसीबतों की तरह अब रजब तैयब अर्दोगान ने इस बड़ी मुसीबत को भी ठिकाने लगाने का फैसला किया और बड़ी तेजी के साथ तुर्की की फौज के सिस्टम को इस तरह से बदला और उसकी शक्तियों को इस तरह से कम किया कि अब वो फ्यूचर में कभी भी बगावत नहीं कर पाएगी। यानी अब खुद रजब तैयब अर्दोगान के दौर में तो तख्ता पलट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मगर रजब तैयब अर्दोगान के बाद भी जो फ्यूचर में नेता आएंगे उनके दौर में भी उस तरह का तख्ता पलट नहीं हुआ करेगा कि जिस तरह का आमतौर पर दूसरे नेताओं के दौर में फौज की तरफ से होता रहता था। वैसे तो इकोनॉमी या इस तरह की जिन कुछ चीज़ों की वजह से किसी दौर में रजब तैयब अर्दोगान ने शोहरत पाई थी, उन्हीं चीज़ों की वजह से आज के दौर में वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं। मगर हाँ, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर रजब तैयब अर्दोगान की पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि जिसकी वजह से तुर्की के लोगों को लगता है कि शायद उनकी सबसे बेस्ट चॉइस रजब तैयब अर्दोगान ही हैं। और उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ दरअसल रजब तैयब अर्दोगान की फॉरेन पॉलिसी भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक अलग हटकर और अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है कि 2023 का इलेक्शन जीतने के बाद जहां एक तरफ पहले तो रशिया के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन की तरफ से अर्दोगान को मुबारकबाद दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देर के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और फ्रांस और इस जैसे दूसरे देशों के राष्ट्रपति की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई। यानी आप ये कह सकते हैं कि अर्दोगान दोनों तरफ से बनाकर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, रशिया और यूक्रेन वॉर में भी देखा जा सकता है कि तुर्की की दोस्ती रशिया के साथ भी है और दूसरी तरफ वो यूक्रेन के साथ भी टेबल पर बैठता है, बल्कि यूक्रेन को हथियार बेचता है जिन हथियारों का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया जा रहा है।
आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हो या फिर सीरिया का मैटर हो, हर मामले में तुर्की को टेबल पर जरूर बैठाया जाता है। और याद रहे कि टर्की ये सारी ही चीजें इस चीज के बावजूद करता है कि वो खुद भी नेटो का एक मेंबर है। टर्की के आम लोग अर्दोगान की फॉरेन पॉलिसी को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने वाले जितने भी टर्किश लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने अर्दोगान को ही वोट दिया है। जबकि लॉजिकली तो पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में तुर्क लोग रहते हैं उनकी बड़ी आबादी विपक्ष को वोट देगी। वजह ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमेशा से अर्दोगान को नापसंद किया जाता है और अर्दोगान के खिलाफ एक माहौल बना रहता है। खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से 2023 के इलेक्शन से पहले जितने भी सर्वेज आ रहे थे उन सब में अर्दोगान को हारा हुआ दिखाया जा रहा था, मगर उसके बावजूद भी यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले ज्यादातर तुर्क लोगों ने अर्दोगान को ही वोट किया है, जिससे न सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड हैरान है बल्कि इसकी खूब चर्चा भी की जा रही है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।